Assalamu alaikum students. I am your physics teacher. First of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Yasir. I am studying in Nurse University Islamabad and I also work as an ECAT instructor, preparing many students for Nurse, PIAS, GIK, NED and different institutes admission entry tests. So let's start with our topic, that is electrostatics. So tell me one thing, the slides are visible to you? Okay, so now we start with electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास दो चीज लफ्स का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से पहला जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रो होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास दिस इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर हम रेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर रेस्ट के अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के से हमें क्या जहन में आता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस रेस्ट के अंदर होते हैं, सही है ना। तो अब ये चार्जेस किस चीज का नाम होता है। अब चार्ज जो है ना, देखें आपको एनईटी के अंदर जो है वो कोई लंबे चौड़े न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, या जो है वो पूरी पूरी बुक्स के जो बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं वो कोई काम नहीं आते। देख एनईटी के अंदर टाइम जो है वो बहुत कम होता है, हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 60 एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के ना। तो और 80 मैथ्स के हैं, तो अगर आप 80 और मैथ्स और 60 फिजिक्स एस कर लेते हैं तो definitely you got very handsome marks, that is 150 and 150 plus इंशाल्लाह। so सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। कॉन्सेप्ट आपका हैवी बना हुआ होगा तो आप जो है वो 5 मिनट वाला एमसीक्यूज 1 मिनट में भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि नस्ट के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। तो अब चार्ज मैं आपको बताना चाह रहा था। लेट चार्ज जो है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब यानी यहाँ पर जो है हमारे पास चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यानी इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी मतलब, अब स्केलर और वेक्टर में आपको आई होप कि फर्क पता होगा कि स्केलर के अंदर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, लेकिन हमारे पास वेक्टर के अंदर वो सॉरी स्केलर के अंदर हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती, इसलिए दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। आइए आप जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, इंशाल्लाह आप इनसे कवर करेंगे। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा एमएस टीम्स के ऊपर गूगल ड्राइव में, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। अब अच्छा, आप इसकी डायमेंशन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, जो A × T आ रही है। अभी आप कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है एक फॉर्मूला I = Q/T। तो आप यहाँ से टी को उस तरफ भेज देंगे तो आपके पास आराम से चार्ज का डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी से मुराद क्या है, यानी हमेशा जो है वो सेम कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे चेंज का कोई तस्वर नहीं है। उसके बाद जो है वो हम मिनिमम जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो हमारे पास कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट कूलम। सो वी हैव नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन आवर ड्राइंग। सो बेसिक जो लॉ हमारे पास है वो यही है कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब ये लाइक चार्जेस से जो है वो आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो है वो हमारे पास जो भी दो सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास दो कोई भी आप रेस्ट के अंदर दो सिमिलर चीजों का बिहेवियर आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यानी हमेशा या तो एक अलग जा रहा होगा और दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा। अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सही है ना।
अब ये न्यूट्रल बॉडीज कैन बी अट्रैक्टेड बाय चार्ज्ड बॉडीज। अब ये बेसिक लॉ जो मैंने लिखे हुए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, ये एनईटी के अंदर आपके बहुत काम आएंगे। न्यूट्रल बॉडीज क्या है, मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो किससे अट्रैक्ट हो सकती हैं? चार्ज बॉडीज से अट्रैक्ट हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको बेसिक जो चीज है ना, वो यही है कि आप जो है वो आराम से इसके अंदर कूलम्स लॉ को समझें। पहले कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स लॉ ने जो है वो ये 1784 के अंदर ये इसने जो है वो अपना लॉ जनरेट किया था कि क्या डिटरमाइन करना है इसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वो फोर्स एक अब सिंपल फोर्स नहीं रही, वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस इन्वॉल्व होंगे वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। इसी तरह जो ग्रेविटी के अंदर फोर्स इन्वॉल्व होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ये जो है वो बेसिक चीजें, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है वो हमारे पास अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें 9 एक्सपोनेंट 9 होती है। ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको बहुत बहुत काम आनी है। कभी कभी नफ्स के इतने हलवा एमसीक्यूज भी होते हैं कि वो कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये जो है हमारे पास फ्री के नंबर होते हैं, जिस जो हम इजीली आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डिपेंड्स ऑन मीडियम करता है, यानी मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करता है। मीडियम जैसा होगा उस हिसाब से ये के चेंज होगा। अब के की जो वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 आ तो गई है, रट्टा मार लिया सर आ गई, लेकिन आई कहाँ से ये भी तो बताए ना। तो गुड क्वेश्चन, अब हम उसके ऊपर चलते हैं। तो भाई ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास जो है वो पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.142 होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12। सो दिस इज जो है वो आपको एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी डिटेल में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका कोई जो है कॉन्सेप्ट एनईटी के अंदर इतना खास पूछा नहीं जाता, बट you should remember the value of this that 8.85 exponent -12, and also the unit सॉरी। तो उसके बाद जो है हमारे पास अब कूलम फोर्स जो होती है वो डिक्रीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी से। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आप खुद देखें, जो फोर्स है ना हमारे पास, मीडियम के आने से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो मीडियम आता है ना उससे डिवाइड हो जाती है। मतलब आप डिवाइड के अंदर जितनी बड़ी चीजें चलाते हैं तो वो नंबर उतना ही छोटा होता है। जैसे आपको पता हो कि 1/4 और 1/16 में कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 1/4 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतना ही नंबर बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर 1 हो तो ऑब्वियसली वो ही बड़ा होगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर 2 कर दूं, 3 कर दूं, तो वो डिक्रीज होते होते और मीडियम जब जिस हिसाब से बढ़ेगा उतनी हमारे पास फोर्स डिक्रीज होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स गो फर्दर। अब एप्सिलॉन नॉट जो आर है, यानी जो हमारे पास मीडियम है, वो 1 होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा। वैक्यूम 1 होता है और मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि यूनिट इसका आप देख लें पहले, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स और कूलम स्क्वायर। डायमेंशन इसकी जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो वहां से आप आराम से जो है वो इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंसुलेटर की जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब एमसीक्यूज यहाँ से क्या बन सकता है भाई, वो चीज देखना जो है ना वो लाजमी है। अब एमसीक्यूज के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो 1:1 होगा, अगर अगर फोर्सेस क्या हो? म्यूचुअल हो। रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर फोर्सेस क्या हो? म्यूचुअल हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस 2 रख दूं और चार्जेस की वैल्यू भी 2 रख दूं, तो आपको पता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 स्क्वायर ऊपर भी 2 स्क्वायर। सो दिस 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर कैंसिल ईच अदर एंड द फोर्स इज सेम फोर्स। सो दिस इज द रीजन। अब ये 3 एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ये मैंने जो है वो एनईटी के दौरान ही बनाए थे ये नोट्स। अब उसके बाद जो है आप, अगर आपको
चार्ज जो है वो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिट किए गए हों, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो और आपसे पूछा जा रहा हो क्यू, तो आप क्या करेंगे? क्यू इक्वल टू एन ई, यानी क्वांटाइज आपको पता है, मैंने शुरू में जैसे बताया था कि दिस इज क्वांटाइज क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे एन ई लगा देंगे। एन ई जो है वो हमारे पास माइनस एक्सपोनेंट 9, और मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट रहती है। क्या होती है भाई ई की वैल्यू? ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, एंड दिस इज सेम फॉर आल्सो प्रोटॉन, सही है ना? तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहता है, मास सेम नहीं रहता। मास आपको याद रखना पड़ेगा। आई थिंक इलेक्ट्रॉन का 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 होता है, और प्रोटॉन का 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 होता है। वही ना, तो ये आप चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इनको रिमेम्बर करेंगे तभी आप एनईटी के अंदर गुड स्कोर कर सकते हैं। लेट्स गो फर्दर, के अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर आते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपको क्या माइंड के अंदर आता है? यानी वो चार्जेस जहां पर थे, मौजूद थे, सही है ना, उनकी सराउंडिंग में जो अफेक्ट उन चार्जेस की वजह से आया, उसमें वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे E इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एंड जो है यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि सर यहाँ पर एरो क्यों आ रहा है? सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी एडिंग अ एरो। आपको पता है कि वेक्टर के लिए हमेशा क्या ऐड होता है? वेक्टर के लिए आपको हमेशा एक अदद जो है वो एरो लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास वेक्टर स्पेसिफाई होता है। इसी तरह फोर्स के ऊपर भी आप ये एरो देख सकते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो यहाँ पे भी एरो इसी वजह से लगा है क्योंकि फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने लिखा है वेक्टर सेम डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान। अब यहाँ पे यूनिट आप देख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। डायमेंशन आप आराम से इसकी निकाल लेंगे, फोर्स की डायमेंशन निकालें, फिर चार्ज, ये क्यू नॉट इज द चार्ज, तो चार्ज की डायमेंशन निकालें, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसी के हमने फॉर्मूलाज जनरेट किए हैं कि एफ की जगह अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बन के आ जाता है, इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और ये होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी जब चार्ज एक पॉइंट के गिर्द हो। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, सही है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ये देखें यहाँ पर, ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, मैंने पहले मुझे क्लियर करने थे। हाँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास ये आ गए हैं रिलेशन के ई जो है वो क्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि रेडियस वो डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपको पता ही होगा कॉन्सेप्ट के। दूसरी चीज जितनी कम होती है वह पहली वाली उतनी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टैंक को पाइप से भरने में, एक पाइप से भरने में आधा घंटा लग रहा है, तो मैं अगर उसी टैंक के अंदर 3 4 पाइप और डाल दूं, तो मुझे आधे घंटे से 15 मिनट पे मेरा काम हो सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब लेट्स मूव फर्दर, जहाँ पर हम जो है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजों को कवर करते हैं। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है? लेट्स मी, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैंने जो है वो बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपको यहाँ से बहुत हेल्प हो सकती है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो क्या करेगा? रिपेल्स द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब जब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था सेम चार्जेस कभी भी रिपेल जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा रिपेल ही करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नेचर में भी आप इसकी बड़ी एग्जाम्पलें देखते होंगे। जो है मैं बताऊं भी नहीं तो तब भी आप लोगों को पता ही होगा इंशाल्लाह।
तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव के अंदर हमारे पास पॉइंट चार्ज होते हैं। अट्रैक्ट्स दी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डायरेक्ट रेडियली इनवर्ट। यानी रेडियली मतलब क्या है? रेडियली मतलब है जो रेडियल सेगमेंट होती है, जो रेडियस से टच करती हुई जाती है, उसको हम बोलते हैं। यानी रेडियस की इनवर्ट आ रही होगी और अट्रैक्ट करेगी किसको? टेस्ट चार्ज को। अब लाइक चार्जेस में क्या होता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। कर्व्ड क्यों होती हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया रिपल्जन होती है। और जो मिडिल रीजन होता है वो जीरो फील्ड होती है, यानी न्यूट्रल जोन होता है। जो सेंटर के अंदर ऊपर होगा वो हमारे पास हमेशा जीरो होगा। तो आप जो है वो इधर से ये स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप उसी की तरह उसी के ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके एनईटी के अंदर 150 प्लस मेरी जिम्मेदारी है। मैं भले ही बहुत बुरा टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे एनईटी निकलवाना आता है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को निकलवाया है जो बिल्कुल, जिनको कुछ पता ही नहीं होता था मैथ्स के, वो बिल्कुल वीक थे, तो उनको मैंने एनईटी निकलवाया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सही से नोट कर लें, ये नोट्स देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एनईटी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं भाई? टेंजेंट टू लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी लाइन क्लोज होगी तो फील्ड स्ट्रांग होगी, लाइंस अपार्ट होंगी तो फील्ड वीक होगी। ये आप जो है वो देख सकते हैं। लाइंस जो है वो नेवर क्रॉस करेंगी, दे कांट फॉर्म क्लोज लूप और एग्जिस्ट इन मेटल कंडक्टर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है एक दफा। लाइंस पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। लाइंस नॉन पैरेलल तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। उसी के उस पर बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया होंगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के। ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड सी बात है, जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी तो डिस्टेंस जो है वो लाइन का कम हो जाएगा। अब लेट्स गो फर्दर। अब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई? यानी इससे हम क्या क्या, इस कहाँ कहाँ यूज होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो आप यहाँ देख सकते हैं जेनोग्राफी जो है वो ड्राई राइटिंग में यूज होती है। इंकजेट प्रिंटर हो गया। प्रिंसिपल क्या है कि चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब सेम चार्जेस हैं। इसी के लिए आप प्रिंसिपल आप देख लेंगे, अनलाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो ये प्रिंसिपल तो थ्रू आउट द सेम है। उसके बाद हम आते हैं सेलेनियम पे। सेलेनियम क्या है? एक फोटो कंडक्टर है। यानी मैं एक लाइट उसके ऊपर रखूंगा इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ लाइट नॉट ऑफ द फॉल्स ऑन सेलेनियम बिकम्स कंडक्टिंग एंड इट्स पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, एंड दिस टॉपिक, आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिलियंस का कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बहुत अच्छा से करना है। ये अगर आ गया ना तो आप समझ लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से अगर आप कुछ और करके भी नहीं गए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लिया, तो आपका ये वाला चैप्टर के सारे एमसीक्यू सही हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? अब पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज फ्लक्स। सो एनीबडी नो व्हाट इज फ्लक्स? कैन एनीवन टेल मी? ओके, सो फ्लक्स इज बेसिकली द फ्लो। फ्लक्स जो है वो एक बहाव को बोलते हैं। बहाव का से मुराद क्या है कि भाई एक ही जगह से अगर मैं पूरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए और मैं एक दरवाजा खोलूं और मैं बोलूं कि भाई सारे बच्चों को इसी जगह से बाहर निकलना है, तो क्या होगा मेरे पास? यहाँ पर जो है वो सारे बच्चों का एक बहाव पैदा हो जाएगा। सही है, तो इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रिक की बात आ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहाव एक ही जगह से, सही है ना, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया स्केलर प्रोडक्ट है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इंटेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए जो है वो एरिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो ई ए कॉस थीटा है। अब हमें ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो ये ना, तो मैक्सिमम ये कब होगा? जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो और 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी एंगल की, कॉस और साइन की। तो और ये जीरो कब होगा? अगर मैं 90 डिग्री पे कर दूं, परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया,
तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी जीरो। सही। और नेगेटिव कब होगा, ये जो आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा ये। सही। उसके बाद हम डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ऑन डिफ्लेक्शन यानी थीटा। मैक्सिमम हो गया ये, आप देख सकते हैं सारा। उसके बाद जो है वो, आई थिंक ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इससे ज़्यादा आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आप पढ़ते रहें और नॉलेज हासिल करते रहें। आपका जो मकसद है सिर्फ नंबर हासिल नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट पकड़ना भी होना चाहिए। उसके बाद है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। अब देखें, ये जो फ्लक्स हम फाइंड कर रहे थे ना, ये हमारे लिए उस सूरत में वैलिड थी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती, यूनिफॉर्म होती। यानी इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम होता, डिस्टेंस सेम होता। और जो एरिया है, एरिया शुड बी फ्लैट, ये बैंड नहीं हुआ हुआ होता या स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ होता। एरिया शुड बी फ्लैट। सो जब हम फ्लक्स का वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर एरिया बैंड हुआ हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, फिर क्या होगा? तो ये सवाल जो है वो, उसका जवाब यहाँ पे आपको मिल सकता है कि जो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी डिपेंड्स करता है ये चार्ज के ऊपर और नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। जो नेचर ऑफ मीडियम होगी उसी के मुताबिक ये चलेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं गॉसेस लॉ की तरफ, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी जो है वो आप लोगों को ज़्यादा जो है वो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये गॉसेस लॉ जो है वो ये एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के ऊपर। अब हमें पता है कि जब चार्ज जो है वो एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा और बैंड हुआ हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर से कंसिडर कर लेंगे। ये गॉसेस भाई ने आइडिया दिया था, वो इमेजिनरी सरफेस होगी। वो हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हम अपने एरिया को फ्लैट बना सकें, इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू एनी सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट, देखें यहाँ लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम एक स्मॉल एलिमेंट जो है वो निकाल लेते हैं गॉसेस के मुताबिक। तो flux through a closed surface is 1 over epsilon naught times the charge enclosed by it. This is very important point. Please let very carefully listen and write this in your notebook. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यहाँ पे कि आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ये एनईटी के अंदर 2022 के अंदर ये एमसीक्यू आ चुका है। तो काइंडली इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, आपको ये याद रखना है। सही है। तो क्यू जो होगा वो जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या, कहाँ का टोटल चार्ज? तो भाई जो आपने सरफेस ली हुई है उसके जो अंदर चार्ज इनक्लोज हुआ हुआ है, जो चार्जेस इनक्लोज हैं, उन वो जो है हमारे पास टोटल चार्ज होंगे। इफ क्यू इज इन सेंटर, अब ये वाली जो बात लिखी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्यू सेंटर ऑफ अ क्यूब के अंदर आ जाए, तो वन साइड का जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं और वो 6 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो फ्लक्स ये आ जाएगा। उसके बाद हम गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिनरी सरफेस होती है। ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पता होगा। उसके बाद हम चलते हैं इंटेंसिटी ऑफ चार्ज के ऊपर। तो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो इनसाइड अ हॉलो स्फीयर जीरो होगी। क्यों होगा ऐसा जीरो? क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर जो है हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और हॉलो है तो इसका मतलब अंदर से बिल्कुल खाली है। जो फील्ड इनसाइड मेटल इनक्लोजर इज जीरो। तो ये आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी। अगर हम इनफाइनाइट शीट की बात करें, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 5/2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर आर इज नॉर्मल टू शीट मूविंग अवे फ्रॉम इट। यानी आर नॉर्मल जो है वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर, इसका मतलब वाला नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। सही।
तो अगर हम अपोजिट प्लेट की बात करें तो हमारे पास जो है वो 2 एप्सिलॉन नॉट, बस 2 हट जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी होगी, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आप किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी है। आप ये फॉलो करना चाहें तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास यूनिट जो होता है इसका, वो होता है वोल्ट और जूल पर कूलम। वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि वर्क का यूनिट जूल और क्यू का यूनिट यानी कूलम, चार्ज का डायमेंशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज जो है, चार्ज की खसूसियात क्या होती हैं, ये जो है वो बुलेट पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अब क्या है? बेसिकली हमारे पास जो है वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, विच गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आ रहा है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, confirm me one thing that you know that the second name of gradient. Basically, gradient is a slope. This is a slope. यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। स्लोप जो है वो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो जैसे हम मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो दिस इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। तो अगर हमें किसी चीज का स्लोप मालूम करना हो तो हम उसको उसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रॉब्लम को अप्रोच करने में, इनफाइनाइट तरीके होते हैं। बस आपको स्मार्ट इस तरीके से रहना है कि जो आप तरीका लगाएं एनईटी के अंदर वो बहुत स्मॉलर हो। सही है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम होता है, जो एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम बहुत कम होता है, और जब आखिर के अंदर आधे घंटे में आपके 50-60 एमसीक्यूज रह जाते हैं तो आप बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत आनी चाहिए एनईटी के अंदर। एनईटी का जो है वो टेस्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे जो है वो टाइम की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से उसको कर नहीं पाते। सो आई होप के दिस इज इनफ फॉर यू। यहाँ तक हम अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट तक मैंने पढ़ा दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। बहुत सारे पास पेपर्स, आईबी हो गई, नस्ट हो गई, जीआईके हो गई, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के फास्ट के हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो उससे हमारा जो है वो माइंड सेट और खुल जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर हमें कैसे कैसे एमसीक्यूज से वास्ता पड़ सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।